तो गाइस कैसे कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 102 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जियोन और दूसरी तरफ से हमारा जो मूबेक होता है वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों वहां पर अरीना में उतर आते हैं। तुम्हारी जियोन आकर उसे चैलेंज करती है, जिसकी वजह से दोनों को फाइट करना ही पड़ती है। सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जहां पर ये फाइट काफी ज्यादा बेहतर होने वाली, क्योंकि दोनों यहाँ पर राइजिंग स्टार है अपनी अपनी फैमिली के। जबकि हमारी जो जियोन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इस सब के बारे में कैसे बोल सकती हूँ, खास करके तुम्हारी माँ कैसे बोल सकती है। वो अंदर ही अंदर वहां पर उसकी मां को देखकर सोच रही होती है और गुस्सा हो रही होती है कि इस कमीनी औरत ने यहाँ पर उस बच्चे के साथ क्या किया था, उस मासूम से बच्चे के साथ क्या किया था। जिस बच्चे को मैंने देखा था वो रो रहा था, वो डर के मारे कांप रहा था और माफी की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज मुझे मारना मत। और उस लड़के को देखा था मैंने जब मैंने 10 साल की उम्र में, वो लड़का कैसे बेचारा रो रहा था। पर जियोन कहता है कि मुझे आज भी वो सब कुछ अच्छी तरह से याद है। तुम लोग चाहे उस बारे में भूल गए हो, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकती। और इतने सालों के बाद आज 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उस लड़के को नहीं बोली। और इसी के साथ ही हमारी जियोन जो होती है वहां पर अपनी किलिंग टेक्निक को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मूबैक भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कर क्या रही है, यहाँ पर अपनी किलिंग टेक्निक्स को क्यों यूज कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार हो रही है। जबकि यहीं पर उसका ब्रदर जियोन भी उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही है जियोन, ऐसा मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो होती है वो सुन रही होती है, वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से वो सीरियस हो जाती है और कहती है पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर इस बात को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार उस लड़के ने क्या महसूस किया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नैमगोंग फैमिली के ऊपर अटैक होता है, जहां पर हमारी लूनार फेरी और फॉक्स डीमन दोनों खुद यहां पर आई होती है, दोनों मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं। तो ये लोग यहां पर बदला लेने के लिए आए होते हैं स्वर्ड किंग से, क्योंकि लास्ट टाइम जो बैटल हुई थी उसमें लूनार फेरी को स्वर्ड किंग और उसके साथ हमारा मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन यानी योन जोखा का जो फादर था, दोनों ने मिलकर इस कमीनी को हराया था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर जो फॉक्स डीमन होती है वो जाकर उसकी वाइफ के ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है कि इस कमीनी को तो मैं मारूंगी। जबकि फादर जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि जाकर अपनी वाइफ को बचा सकें। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को नुकसान मत पहुंचाना। जैसे वहां पर अटैक होता है तो गार्ड्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वहां पर मैडम जो होती है जब वो मरने वाली होती है तो उसी के साथ इस वर्ड किंग बीच में आ जाते हैं और आकर फॉक्स डीमन के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और वहीं पर उसे पीछे की तरफ झटका देते हैं और कहते हैं ये कमीनी ओल्ड फॉक्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। 20 साल पहले तक ये लोग इतने स्ट्रॉन्गर नहीं थे और अब यहाँ पर 20 साल के बाद जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर वापस आए हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारी लूनार फेरी जो होती है वो अपनी एनर्जी से बनी हुई स्वर्ड्स को रेडी करती है और कहती है कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मैं जहां पर फाइनली तुम्हें भी वारियोंग स्वर्ड के उस स्वर्ड मैन के पास भेजने वाली हूं, यानी कि तुम्हारे दोस्त मून स्प्लिटिंग स्वर्ड मैन के पास ही भेजने वाली हूं। तो वो तलवारें जो होती हैं उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जबकि फादर वहां पर फॉक्स के अटैक को ब्लॉक कर रहे होता है। तो एक तलवार जो होती है साइड के ऊपर से उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। इतनी देर में उसकी वाइफ भागती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो तलवार जो होती है सीधी उसके पेट में आकर धंस जाती है। तो उसी के साथ स्वर्ड किंग की वाइफ जो होती है उस अटैक की वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तो फादर उसे कहता है कि तुमने क्या कर दिया, जो तुमने क्या कर दिया, तुम यहाँ पर से भागकर जा सकती थी। वो कहती है कि मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा जब मेरा पति मर जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने आप को और मेरे बच्चों को सेफ रखना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और इसी के साथ ही वहीं पर मर जाती है। तो उसकी वाइफ के मरने के बाद फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी के साथ ही ना चाहते हुए गुस्से में उनकी पावर्स रिलीज होती है। गुस्से में वो इतनी जबरदस्त चीख मारते हैं कि उनकी पावर्स वहां पर बहुत ही पावरफुल तरीके से रिलीज होती है और फादर जो होते हैं वहां पर फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक करते हैं और साथ ही वो अपनी स्वर्ड को एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लूनार फेरी कहती है कमीना कहीं का ये आज भी उतना ही स्ट्रॉन्गर है जितना पहले हुआ करता था। और इसी के साथ ही वो उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन फादर जो होते हैं वहां पर अपनी वाइफ को गोद में लेकर बैठे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर इन सभी कमीनों को सबक सिखाना है जिन कमीनों ने तुम्हें मारा है। मुझे इन लोगों से बदला लेना है। इन सभी कमीनों को मैं एक एक करके मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही फादर जो होते हैं वहां पर बाउंडलेस इवन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी जो स्पेशल टेक्निक होती है उसको यूज करते हैं और साथ ही वहां पर लूनार फेरी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जबकि लूनार फेरी जो होती है वो भी उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है। इतनी देर में फॉक्स पीछे से निकलती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेते हैं। तो फॉक्स कहती है कि स्वर्ड किंग चाहे जहां पर तुम कितने ही ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन आज जहां पर तुम इस जगह के ऊपर ही मरने वाले हो। तो दूसरी तरफ से लूनार फेरी फिर से आगे बढ़ती है। दोनों वहां पर मिलकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं, जहां तक कि फादर की बॉडी के अंदर 2 तलवारें धंस जाती हैं और फादर जो होते हैं स्वर्ड किंग जो होते हैं वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही यहाँ पर इनकी
ग्रेट लेगेसी खत्म होने वाली है। तो लूनार फेरी कहती है कि अफसोस कि फाइनली तुम यहाँ पर अपना बदला भी नहीं ले पाए। 20 साल के बाद मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए थे और मुझे लगा था कि स्वर्ड किंग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा, तुम यहाँ इस वक्त किंग की बजाय एम्पर लेवल पर पहुंच चुके होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा पैथेटिक हो। जबकि फॉक्स डिमन उसे कहती है कि स्वर्ड किंग, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर स्वर्ड किंग के मरने के बाद इस म्यूरियम अलायंस में कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं बचा जो कि हमें रोक सके। तो यहाँ पर इन लोगों को ये बात कंफर्म नहीं होती कि स्वर्ड किंग मर गया या नहीं, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पर 2 तलवारें उसकी बॉडी के दंसा कर उसके ऊपर जो अटैक किया था उसकी वजह से वो काफी दूर जाकर बिल्डिंग में गिरे थे। तो लूनार फेरी कहती है कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि हमारी कल्ट लीडर इस वक्त हमारा वेट कर रही होंगी। कल्ट लीडर इस वक्त हमें ऑर्डर देने के लिए पूरी तरह से रेडी है और हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। इस जगह के पास ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते, इससे पहले कि जस्टिस अलायंस के लोग यहाँ पर आ जाए। तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा जियोन और उसकी बहन दोनों भागते हुए आ जाते हैं। वो आकर मलबे को हटा रहे होते हैं और आकर अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जियोन और उसके साथ उसके जितने सोल्जर्स होते हैं सभी लोग वहां पर अपने सर लटकाकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि मदर मर चुकी हैं। तो हमारा जियोन वहां पर बैठा बैठा बेचारा रो रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारी जियोन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मदर और फादर दोनों यहाँ पर सर्वाइव कर गए होंगे, वो दोनों जिंदा हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि हमारी जियोन को अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि वो माइंड रीड कर सकती है, तो यहाँ पर इतना जानती है कि उसकी मदर मर चुकी है। नैमकोंग फैमिली में जो कुछ भी हुआ, स्वर्ड किंग के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वाइफ मर चुकी है और साथ ही स्वर्ड किंग के बारे में कुछ नहीं पता कि उसका क्या बना, कि वो मलबे के अंदर दबकर मर गया या अभी तक जिंदा है। लेकिन इसके साथ ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ी खलबली मच चुकी है। सभी के सभी लीडर्स फिर से सर जोड़कर बैठ चुके हैं और सभी लोग अब यहाँ पर वाकई में सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहते हैं कि डिमोनिक कल्ट ने अपनी वापसी को जाहिर कर दिया। डिमोनिक कल्ट के लोग पहले छुपकर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब नैमकोंग क्लैन के ऊपर अटैक करने का मतलब यही है कि वो लोग ऐलान जंग कर चुके हैं। तो अलायंस लीडर उन लोगों से कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर ये करना होगा। हमने यहाँ पर जो शर्मिंदगी बर्दाश्त किया डिमोनिक कल्ट की वजह से, उसे 10 गुना वापस करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर फैसला हो जाता है और वो सभी लोग मिलकर एक आर्मी बनाते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है कि डिमोनिक कल्ट के लीडर जो पिछले कई सालों से छुपी हुई है, पिछले 20 साल से किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर है, वो इंपीरियल पैलेस के अंदर है। तो इंपीरियल पैलेस के अंदर दिखाते हैं कि डिमोनिक कल्ट के लीडर बैठी होती है और एम्परर जो होते हैं वहां पर आते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। यानी कि ये समझ लो कि इस वक्त एम्परर डिमोनिक कल्ट की लीडर है और एम्परर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है। तो हमारी जो डिमोनिक कल्ट की लीडर होती है वो उसे कहती है कि देखो तो कौन जहां पर है, ये तो हमारे एम्परर हैं, बताओ कि तुम्हें किस किस्म की पावर्स चाहिए, इस बार तुम कौन सी पावर्स हासिल करना चाहते हो। तो ये यहाँ पर एम्परर को पावर देने का लालच देकर उसे यहाँ पर इसकी गद्दी को कंट्रोल कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही खास किस्म का मेथड जानती है जिससे लोगों का सैक्रिफाइस देकर वो सुपर पावर्स को हासिल करती है। तो एम्परर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ पर एक ऐसी पावर चाहिए जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर इनके पर राज कर सकूं, मैं पूरी जिंदगी एक एम्परर बना रहना चाहता हूँ और पूरे चाइना के ऊपर राज करना चाहता हूँ। डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर ऐसी पावर चाहिए, लेकिन वो पावर तो तुम्हें मिल चुकी है। तो एम्परर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि इस बात का मतलब यह है कि डिमोनिक कल्ट जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक हम तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तक ये पावर तुम्हारे पास है। डिमोनिक कल्ट तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, जब तक डिमोनिक कल्ट को तुम सुरक्षा देते रहोगे, तुम्हारा एम्परर पैलेस यहाँ पर हमें सुरक्षा देगा, तब तक हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। तब तक यहाँ पर मिंग एम्पायर के अंदर तुम्हारी गद्दी को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर एम्परर बनकर रह सकते हो। 100 साल तो क्या, तुम पूरे 1 लाख साल के लिए भी यहाँ पर राज कर सकते हो। एम्परर का तो जैसे उन लोगों ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा हो, तो एम्परर से कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, डिमोनिक कल्ट यहाँ पर इसी एम्परर पैलेस के अंदर ही रहेगा, चाहे यहाँ पर राइटियस लाइन्स आ जाए या फिर जमीन आसमान अलग हो जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं डिमोनिक कल्ट को अपने पास ही रखने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ। तो डीमन क्वीन से कहते हैं कि एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी और साथ ही वो सोच रही होती है कि इस कमीने को हमने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। ये एम्परर यानी कि मिंग एम्पायर का एम्परर जो कि सभी लोगों के लिए तो एम्परर होगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है। एम्परर को सब कुछ पता है कि डिमोनिक कल्ट के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एम्परर यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोग आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं सभी के ऊपर उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया और उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी छोटे मोटे राइटियस सेक्टर्स हैं सभी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उनमें से काफी सारे सेक्टर्स के लोग ऐसे जो अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने को तैयार हैं, बस हमें जिंदा छोड़ दो। और इस तरह यहाँ पर उनकी फोर्सेस पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स मार्शल मास्टर्स जो हैं वो उनके सामने अपने घुटने टेक रहे हैं और उनकी आर्मी को ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्मी बढ़ रही है। लेकिन क्या यहाँ पर इनको रोकने वाला कोई है जो इन सभी को रोक सके? तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि माँ जोका जो है सुबह सुबह के वक्त अपनी
तलवार के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल आता है और कहता है कि ट्रेनिंग खत्म नहीं हो रही। तो हमारे मास्टर शिमू से कहते हैं कि यंग मास्टर कैसा रहा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार को ठीक तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हो, इन तलवार के साथ तुम्हारा हाथ बैठ गया या नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अब तलवार के साथ ही मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 103 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा अपनी तलवार के साथ कौन से नए स्किल्स को सीखने वाला है और 5 वीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर भी क्या कोई मुसीबत आने वाली है या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जोखा जो होता है वहां पर अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और मास्टर शिम वहां पर बैठे बैठे उसकी प्रैक्टिस को देख रहे होते हैं और उसे कह देता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर तलवार को घुमाना सीख लिया, कि तुम पहली बार अपनी जिंदगी में एक तलवार घुमा रहे हो। तो हमारा जोखा उनसे कहता है कि जी मैंने यहाँ पर तलवार को घुमाना तो सीख लिया है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेड को यूज किया है और ब्लेड के अलावा पहली बार यहाँ पर तलवार को पकड़ रहा हूँ। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि हाँ तुमने इतने अरसे तक यहाँ पर ब्लेड को यूज किया तो फिर एक असली तलवार अपने हाथ में पकड़ने के बाद तुम्हें दिक्कत तो होने ही वाली है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि खैर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि मैं भी यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें तलवारबाजी नहीं बता सकता क्योंकि मैं हमेशा तलवार के साथ ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और इसी के साथ ही माँ जोका कहता है कि ये क्या हो रहा है, ऊपर से ये एक बड़ा सा पत्थर कहाँ से आ गया, यानी कि उसे वहां पर सामने दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पत्थर क्लिफ के ऊपर आ जाता है। जब वो पत्थर वहां पर आता है तो दोनों चिल्लाकर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई पत्थर के नीचे हमें देकर मारना चाहता है। तो रियोशी जो होती है उस बड़े से पत्थर को खींचकर वहां पर लेकर आई होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद करने वाली हूं, मैं इस पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकूंगी और तुम्हें अपनी तलवार के साथ इसे 2 टुकड़ों में काटना होगा, अगर तुम इस पत्थर को नहीं काट पाए तो तुम नीचे आकर मर जाओगे। तो मास्टर शिम कहता है रुक जा मुझे तो यहाँ पर से साइड के ऊपर हटने दो और इसी के साथ ही रियोशी जो होती है वहां पर पत्थर को फेंक देती है। तो माँ जोका कहता है कि ये क्या, मैंने अभी तक तलवार को ठीक तरह से पकड़ना भी नहीं सीखा और ये चाहती है कि मैं इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटो, चलो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ, शायद मैं ये कर पाऊँ। इसी के साथ ही माँ जोका जो होता है वहां पर उस पत्थर के करीब आने के बाद ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को घुमाता है, सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही बहुत सारी धूल उठती है। तो रियोशी कहते हैं तुमने कर दिया। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि उस लड़के ने कर दिखाया है। तो हमारे जोका ने उस पत्थर को वाकई में 2 हिस्सों में काट दिया होता है। तो वो कहते हैं कि तुमने तो कर दिखाया, तुम वाकई में जहाँ पर तलवार के साथ माहिर हो गए, तुमने तो उस पत्थर को काट दिया है। मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर बैटर्स की तारीफें कर रहे होते हैं और हमारे रियोशी उसे कहती है कि जॉन तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में तुम यहाँ पर तलवारबाजी को कम्प्लीटली मास्टर कर लोगे। साथ ही रियोशी से कहते हैं क्या तुम एक और बार इसे ट्राई करना चाहोगे, मैं एक और बड़ा पत्थर लेकर आती हूँ। तो वो उसे कहता है नहीं हर बार यहाँ पर काम नहीं करने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैं और मास्टर शिम पत्थर के नीचे दबकर मर जाए। तो हमारे जॉन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है अपनी तलवारबाजी को बेहतर बनाना, एक तलवार के साथ अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाना और इसी के साथ वक्त गुजरता जाता है। सभी लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं उस जमा देने वाली ठंड में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। फिर मन का चीफ उनसे कहता है कि लगता है कि ठंड ज्यादा हो गई, चलो वापस चलते हैं, लगता है कि हमारी ट्रेनिंग इतनी काफी है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि क्या हम लोग वापस जाने वाले हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो उसे कहता है हाँ जल्दी से जल्दी वापस चलो क्योंकि वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो मास्टर शिम से कहता है कि मास्टर शिम चलो चलते हैं, काफी ज्यादा ठंड हो गई और हमें यहाँ पर से वापस जाना है। तो वो चलाकर उसे कहता है कि मास्टर शिम क्या तुम मेरी बात सुन भी पा रहे हो या नहीं, लेकिन मास्टर शिम जो होता है वहां पर चुपचाप बैठा होता है और उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। तो चीफ कहता है कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो मास्टर शिम की बॉडी के अंदर से एक अलग ही किस्म का ऑरा निकल रहा था। तो चीफ आगे बढ़ता और कहता है कि क्या हो गया, क्या ये हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे क्या ये यहाँ पर बैठा बैठा सो तो नहीं गया, मैं इसे अभी जाकर जगाता हूँ, हमें जल्दी से वापस जाना होगा वरना इसकी बुढ़ी हड्डियों को ठंड लग जाएगी। तो हमारा जोका साइड के ऊपर से आ रहा था, उसे देख लेता है कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में बैठा हुआ है। तो हमारा जोका जो था वो चलाकर कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज ऐसा मत करना, उसे टच मत करना क्योंकि अगर तुमने अभी उसे यहाँ पर टच किया तो वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इस वक्त वो सिलेक्शन स्टेज में बैठा हुआ है, इस वक्त वो ब्रेक थ्रू करने की कगार पा रहा है, यानी कि इस वक्त ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम उसे यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मास्टर से चुंजी ने मुझे एक बार ऐसे ही बताया था, उसने कहा था कि जब हम लोग ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं तब हमारी बॉडी एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जहाँ पर हमें दुनिया का होश नहीं रहता, बस हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी से बस एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन हमें उस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जोखा उनको बताता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी सेफ्टी के लिए मैं इस जगह के ऊपर रुकूंगा। तो चीफ उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर खुद पर्सनली रुकने वाले हो तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मास्टर शिम को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मास्टर शिम जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनकर हमारे साथ आ जाएंगे। तो इसके बाद मास्टर शिम उसी जगह के ऊपर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू करने के लिए एनर्जीज को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है, उनकी फिजिकल बॉडी जो होती है वो भी चेंज हो रही होती है। जबकि माँ जोखा उनके पास ही बैठे बैठे वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। 3 दिन और 4 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन और 4 रातें गुजरने के बाद माँ जोखा फाइनली यहाँ पर उसके लिए खाना
खाना लेकर आता है, जब उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो मास्टर शिम उठकर खड़े होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और साथ ही मास्टर शिम अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करते हैं और उसे कहता है, तो लड़के फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, देखो जरा मुझे देखो, मैं यहाँ पर पहले से कितना ज्यादा चुस्त हो गया हूँ, अब तो मैं उठकर खड़ा भी हो सकता हूँ, मेरे अंदर कमजोरी भी नहीं रही। और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं स्टेज के ऊपर पहुंच पाया हूँ, इतना बुढ़ा होने के बावजूद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद फिर से एक मार्शल मास्टर बन गया हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हमेशा तुम्हें सर्व करूंगा, तुम जहां भी जाओगे, आज के बाद से तुम मेरे यंग मास्टर हो। तो हमारा जोकाओ से कहता है कि कौन सी टीचिंग और कौन सा मास्टर, तुम मुझे यहाँ पर यंग मास्टर मत कहो, चुपचाप वापस चलो, काफी ठंडा, तुमने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं और मैंने भी यहाँ पर कुछ नहीं खाया, डेली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइस बॉल ही खा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तो वो से कहता है अच्छा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मैंने तो 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास राइस बॉल्स हैं, इनमें से कुछ दे दो ना, मैंने कुछ खाया नहीं है। तुम्हारा जोकाओ से कहता है कि नहीं वापस जाकर खाएंगे, फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी नहीं खाने वाले। तो यहीं पर से ये लोग वापस आते हैं, जैसे वापस आते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चीफ और बाकी के सभी लोग जो होते हैं मास्टर शिम को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि मास्टर शिम ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है, मास्टर शिम रीबॉर्न हो चुके हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि यही बात है कि ये यहाँ पर इतने दिनों से इस तरह चुपचाप बैठे हुए थे, इसका मतलब यह है कि ये ब्रेक थ्रू करने वाले थे, लेकिन क्या वाकई में मास्टर शिम अब यहाँ पर अपने बुढ़ापे को ओवरटेक कर सकते हैं? तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि जरा गौर से देखो, मेरी हड्डियां पहले से स्ट्रांग हो चुकी हैं, अब मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं रहा, बल्कि मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वहां पर उन सभी को देखते ही देखते फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि मास्टर शिम भी स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ उनको वापस मिल चुकी है और हमारे 5 पीक स्ट्रोक होल्ड के ऊपर सब कुछ बैलेंस हो चुका है, तो मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने वही बात रखना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ उन लोगों से कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने अपना इस्तीफा रखना चाहता हूँ। मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की चीफ की पोजीशन से रिजाइन तो पहले ही कर चुका हूँ और अब मैं इस 5 पीक माउंटेन को छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर से चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही सभी लोगों को एक झटका लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम फाइनली यहाँ पर जाने का फैसला कैसे कर सकते हो? हाँ मैं पता है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन अचानक से। तो सोबियो उसे कहती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तुम्हारा जोकाओ से कहता है हाँ ब्रदर पूंग क्या कुछ हुआ है? तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस यहाँ पर आजकल कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं कि मेरी फैमिली काफी बड़ी दिक्कत में, इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि अब जबकि तो आप सभी लोगों को पहले से पता है कि मैं इसके काफी ज्यादा करीब हूँ, तो मैं भी इसके साथ इसकी फैमिली में ही जाने वाला हूँ, मैं इसका ब्रदर बनकर इनकी फैमिली में रहूंगा। जोकाओ से कहता है अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो तो फिर तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तुम लोग चले जाओ। सोबियो कहती है कि क्या तुम लोग वापस आओगे? तो चीफ उसे कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर वापस आऊंगा, मैं इस बार में कुछ कह नहीं सकता। तो चीफ जो होता है वहां पर उनको इस बात से इस तरह जवाब देता है कि मैं यहाँ पर इस बार में कुछ नहीं कह सकता कि मैं वापस आने वाला हूँ या नहीं, हो सकता है कि वहां पर काम कुछ ज्यादा हो सकता है कि मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आऊँ या ना आऊँ। तो जोकाओ से कहता है कि पहले तुम्हें अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी, वहां पर जाकर अपनी फैमिली की रक्षा करना, यहाँ के बारे में भूल जाओ, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में भूल जाओ, हम लोग यहाँ पर अपना ध्यान रख लेंगे। सभी लोग उसे कहते हैं कि हम सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि तुम वापस जाकर अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन करने वाले और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और हैप्पीली जिंदगी गुजारोगे। तो ये बात सुनने के बाद चीफ उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोगों को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन अपनी फैमिली के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर इसी तरह खुश रहें, जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तुम सभी लोग इसी तरह खुश होना। तो इसी के साथ में चुलसान भी अपना हाथ उठाता और कहता है तो फिर मैं भी माउंटेन छोड़कर जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर से जा रहा हूँ, जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा जहाँ पर मैं जाकर दुनिया का सबसे बेस्ट वेटर बनूंगा। फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है कि सभी लोग एक एक करके यहाँ पर से जाने का फैसला कर ले, लेकिन क्या ये सभी लोग अलग हो पाएंगे? क्या ये पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पर जा पाएंगे या इससे पहले कि यहाँ पर फिर से कोई मुसीबत आने वाली है? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो चीफ होता है वो उन सभी लोगों से कहता है तो मैं फाइनली यहाँ पर 5 माउंटेन पीक को छोड़कर जाने वाला हूँ, और साथ में सेकंड ब्रदर भी से कहता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा। तो इसी के साथ ही चुलसान कहता है तो फिर मैं भी यहाँ पर से जाने वाला हूँ और जाकर सबसे बेहतरीन दुनिया का रेस्टोरेंट बनाऊंगा। तो वो लोग उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? अगर तुम खाना पकाओगे तो फिर तो सभी के सभी लोग भाग जाएंगे, कोई भी तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर आएगा नहीं। तो वो लोग उसे कहते हैं कि नहीं ये अकेले वहां पर नहीं जाएगा, बल्कि ये चायोन के साथ वहां पर जाने वाला है। तो चुलसान उनसे कहता है कि हाँ हमारी चायोन वहां पर खाना बनाएगी और मैं वहां पर वेटर बनूंगा, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट वेटर बनूंगा। यहीं पर हमारी सोबियो को दिखाता है कि सोबियो परेशान बैठी होती है और कहते हैं कि सभी लोग अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मेरा भी एक सपना है, मैं भी यहाँ पर कोई बैंडेट तो नहीं बनना चाहती थी, मैं भी यहाँ पर से जाना चाहती हूँ। जबकि इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अगर मैं चली गई तो फिर मैं तो झोंका से दूर चली जाऊंगी और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो चायोन उसे कहते हैं कि सोबियो को तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों देख रही हो, तुम परेशान क्यों बैठी हुई हो? अगर तुम
चाहो तो तुम हमारे साथ जा सकती हो, हम दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बनाएंगे जहां पर हम लोग बैंडिट्स को भी सर्व किया करेंगे। तो अभियोग उसकी बात सुनने के बाद बोसदा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो चायोन उनसे कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग एक साथ क्यों नहीं जा सकते। और मुझे लगता है कि चुलसान को इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर तुम भी हमारे साथ हो हम दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बनाएंगे, हम दोनों खाना बनाया करेंगे और चुलसान वहां पर वेटर होगा। तो इस बात से सोफिया बोसदा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, बिग सिस्टर मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। तो अब यहाँ पर सारी बातें सेटल हो जाती है। दूसरी तरफ सेकंड ब्रदर कहता है कि मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि अगर चुलसान अपने लिए जाकर एक रेस्टोरेंट बनाएगा तो अगर हम लोग वहां पर खाना खाने के लिए आएंगे तो क्या हमें खाना खाने के लिए वहां पर बैठने के लिए सीट मिलेगी। तो चुलसान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, एक सीट हमेशा तुम्हारे लिए रिजर्व रहा करेगी, जब भी तुम कभी आओगे तुम्हारे लिए वो सीट खाली कर दी जाएगी और तुम उसी के ऊपर आकर बैठा करोगे। और इस तरह यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ता गुजरने के बाद 10 हीरोज जो थे वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे कि चीफ जो था अपनी फैमिली में अपने घर की तरफ चला जाता है और बाकी के सभी लोग अपने अपने रास्ते अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो चीफ जो होता है सभी लोगों को वहां पर गुड बाय बोलता है और कहता है कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं यहाँ पर एक ना एक दिन वापस जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा। और एक दूसरे को बाय बोलने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं और यहीं पर हमारे जोखा से भी वो लोग मिलते हैं। स्पेशली माई सोबियोक जो होती है वो से गले मिलती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे जरूर मिलना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्दी दोबारा इस माउंटेन के ऊपर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। जबकि हमारी रियोशी उसे कहती है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर कब तक इसके गले इस तरह लिपट कर रहने वाली हो, वैसे भी यहाँ पर इसी और बहुत सारी जगहों के ऊपर घूमना फिरना हो सकता है कि ये अपनी किसी जर्नी के ऊपर निकल जाए। तुम्हारा जोका उसे कहता है क्या तुम भी जाने वाली हो। तो वो कहती है हाँ मैं जाने वाली हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मुझे रोकर रख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने को तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे फादर को जाकर रिपोर्ट भी तो देनी है। फादर ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर आने के बाद मैं आकर रिपोर्ट लेकर वापस उनके पास जाऊँ। तो माई सोबियोक जो है उसे धक्का देती है और कहती है कि ठीक है बस ठीक है, तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपने बाप के पास जाओ, जाकर उसे रिपोर्ट दो। तो रियोशी उसे कहती है क्या तुम्हें पता है ना कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बेटी हूँ और तुम मुझे इस तरह से धक्के दे रही हो। तो सोबियोक उसे कहते बकवास बंद करो, चुपचाप चलना स्टार्ट करो। तो रियोशी कहती है अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वापस चले जाते हैं। मास्टर शिम और हमारा जोखा नंबर 3 और नंबर 4 ये 4 लोग जो है वो 10 हीरोज में से रह गए और बाकी के सभी लोग चले गए हैं। तो मास्टर शिम जो होते हैं हमारे जोखा से कहते हैं कि लड़के अब तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अकेले रह गए हो, अब बताओ कि तुम क्या करोगे। तुम्हारा जोखा कहता है कि क्या मतलब है अकेला रह गया हूँ, सभी लोगों को जाना था वो सभी लोग चले गए हैं। तो मास्टर शिम कहते हैं कि अब जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना यंग मास्टर मान लिया है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर एक नई किस्म की ट्रेनिंग करो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक नई किस्म की ट्रेनिंग करो, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें तुम यहाँ पर अपनी तलवार को अपनी एनर्जी की मदद से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मर्जी से हवा में उड़ा सकते हो। क्या तुम ये करना चाहोगे, क्या तुम सीखना चाहोगे। तुम्हारा जोका कहता है क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग अपनी एनर्जी के साथ अपनी तलवार को कंट्रोल कर सके, यानी बिना हाथ लगाए तलवार को कंट्रोल करना। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है कि मास्टर शिम तो वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपनी तलवार के साथ अब हम यहाँ पर पेड़ों को भी काटना सीख गए होते हैं और उनकी टेक्निक और उनकी पावर जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। थ्रू करने के बाद मास्टर शिम काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि देखो तो क्या तुमने यहाँ पर देखा, मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स के यानी राइटियस लाइंस के कुछ एल्डर्स भी मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं बचे होंगे, मैं इतना स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। जबकि हमारा बेका जो होता है वहीं पर बैठा होता है तलवार को अपने सामने रखकर और से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम पहले से काफी बेहतर हो गए हो। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि हाँ मैं तो यहाँ पर बेहतर हो ही गया हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि पिछले एक हफ्ते से तुम अपनी तलवार को अपने सामने रखकर उसे घूरते रहते हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करना सीखना है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि अपनी तलवार को मुंह के सामने रखकर बैठ जाओगे तो वो खुद से उड़ना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा बेका कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि तलवार को कैसे मैं हवा में उड़ा सकता हूँ, कैसे मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं बस इस तलवार को इसलिए घूर घूर कर देखे जा रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तलवार को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, यहाँ पर सिर्फ तलवार को घूर कर देखने से ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर तलवार को बैठकर घूर कर देखते रहोगे तो ये तलवार जो खुद उड़ना शुरू कर देगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मास्टर शिम उसे कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इसका बेसिक बताता हूँ कि इसका बेसिक फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी की एनर्जी को गैदर करना होगा, तुम्हें यहाँ पर स्टेंस में बैठना होगा, अपनी की एनर्जी को गैदर करना होगा, उसके 2 टुकड़े करने होंगे, एक की का टुकड़ा जो अपने पास रखना होगा, दूसरा की का टुकड़ा जो अपनी तलवार के अंदर इन्फ्यूज करना होगा। फिर तुम्हें उन दोनों के बीच में अपना कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि वो दोनों की के टुकड़े जो है वो तुम्हारी एनर्जी से निकले हैं, इसी वजह से उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित होगा और उस कनेक्शन के साथ तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। वो एनर्जी जो तुम्हारी तलवार के अंदर होगी वो दूसरी एनर्जी के साथ कंट्रोल्ड होगी जो तुम्हारी बॉडी के अंदर होगी, और इस तरह से तुम यहाँ पर अपनी तलवार को अपनी मर्जी से मूव करवा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी जो बॉडी है उसके साथ कनेक्टेड होती है। हालांकि मैं अपनी सारी जिंदगी इसकी कोशिश करता रहा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, मैं कभी अपनी एनर्जी को 2 टुकड़ों में नहीं काट पाया और कभी यहाँ पर
अपनी तलवार के अंदर उसको इन्फ्यूज नहीं कर पाया और मैं कभी यहाँ पर इसको सीख भी नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे काफी सा अलग हो। तुम्हारा बेका मास्टर शिम की बातें सुनने के बाद सोच रहा था क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि हम लोग अपनी एनर्जी के दो टुकड़े करके एक एनर्जी के तलवार के अंदर डालकर दूसरी एनर्जी अपनी बॉडी में रखकर उस दोनों का आपस में कनेक्शन बना सकते हैं। तुम्हारा जोका जो होता है वहां पर मास्टर की बातें सुनने के बाद फौरन इसको अप्लाई करने की कोशिश करता है और जैसे वो करता है तलवार थोड़ी सी उड़ती है, वो थोड़ा सा ऊपर उड़ती है। तो ये देखने के बाद मास्टर शिम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, तुमने ये कैसे कर लिया? अभी अभी तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया कि ये कैसे होता है, अभी अभी यहाँ पर तुम्हारी तलवार हिल रही थी। तुम्हारा बेका अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, उसका कनेक्शन जो होता है वो तलवार के साथ बन जाता है, तलवार हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारा जोका कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था, जबकि मास्टर शिम सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, इतना भी आसान नहीं था जितना इस लड़के ने इतनी आसानी से कर लिया। जबकि सेम टाइम के पर में लो यांग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मर्चेंट यूनियन होती है जिसका नाम सांगजू मर्चेंट यूनियन होता है। तो सांगजू मर्चेंट यूनियन के लोग जो होते हैं उन्हें यहाँ पर एक कारवां लेकर जाना होता है, उनका काफी सारा माल होता है जो कि उन्हें दूसरे सिटी में पहुंचाना है। भाई नैमगोंग फैमिली के लोग उनके पास बैठे होते हैं जहां पर नैमगोंग जियोन और नैमगोंग चियोन दोनों उसके पास बैठे होते हैं। वो दोनों भाई बहन को अपनी फैमिली को रन करने के लिए अब यहाँ पर ये काम भी करने पड़ेंगे क्योंकि नैमगोंग फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था, उनके फादर मिसिंग है, उनकी मां मर चुकी है। इसी वजह से अब यहाँ पर उनकी फैमिली के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर ये एस्कॉर्ट मिशन को पूरी तरह से पूरा करेंगे और मैं पर्सनली इस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर जाने वाला हूँ और जो भी बैंडर्स रास्ते में आएंगे हम उन सभी बैंडर्स से भी निपट लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सामान बिना टोल फीस दिए हम लोग पहुंचा देंगे जहां पर पहुंचाना है। तो इस बात से सांगजू ग्रुप का एल्डर काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि नैमगोंग क्लैन के लोग यहाँ पर हमारे लिए एस्कॉर्ट का काम करेंगे। हालांकि पहले आपकी प्रेस्टीज की वजह से, आपकी बड़ी फैमिली होने की वजह से कभी आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यूनियन ओनर जो होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिमोनी कल्ट के लोग किसी वक्त भी किसी जगह के ऊपर में निकलकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस तो करना है। और ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट के लोग वहां पर दो रास्ते में बेस आते हैं और क्या पता कि ग्रीन फॉरेस्ट के बेस के लोग यहाँ पर डिमोनी कल्ट के साथ नहीं मिल चुके। इसी वजह से हमें यहाँ पर अपना सामान डिलीवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। तो हमने यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर हमारे लिए ये काम करें। तो ब्रदर चियोन से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे रास्ते में दो स्ट्रॉन्ग होल्ड आते हैं जिसमें एक रेनविड स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दूसरा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से आपको 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से भी गुजार देंगे, जिसके बारे में कहा जाता है वो कुछ ज्यादा नोटोरियस हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सांगजू ग्रुप के लोग जो होते हैं यहाँ पर हमारे जो नैमगोंग क्लैन के लोग होते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ पर रेड विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड और 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से गुजरना है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर उनकी मदद की जरूरत है। तो ब्रदर चियोन उनसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली यहाँ पर इस एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा बनूंगा, मैं वहां पर तुम्हारे साथ जाऊंगा और 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों के साथ मुझे पर्सनली बदला भी लेना है, उन लोगों के साथ हमारा पर्सनल बिजनेस भी है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं क्या वाकई में उनके साथ आपका कोई पर्सनल बिजनेस है? आयर आपको ऐसा आपका उनके साथ क्या झगड़ा हो सकता है, क्योंकि नैमगोंग फैमिली तो वहां से काफी ज्यादा दूर है। तो ब्रदर चियोन उनसे कहता है कि वारिंग मैनर की वजह से मुझे उनसे बदला लेना है, क्योंकि शुरुआत में हमारे वारिंग मैनर के साथ ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे थे। जब मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन जिंदा थे उस वक्त उनका बेटा मूबैक हमारी फैमिली में आकर ट्रेनिंग करने के लिए आया था, उसके फादर ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से वारिंग मैनर के साथ अगर वो बैंडिट्स ऐसा करेंगे, उनके ऊपर बैन लगाएंगे, तो फिर हमें उनसे बदला लेने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए मैं खुद वहां पर जा रहा हूं ताकि जाकर उनसे बदला ले सको। तो अपनी बहन से पूछता है कि योन क्या तुम आना चाहोगी? तो वो कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता वारिंग मैनर के साथ क्या हुआ, वारिंग मैनर पूरी तरह से दबाव बर्बाद भी हो जाए तब भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, एक ऐसी जगह जहां पर बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां पर बेका जो होता है अपनी तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करना सीख रहा होता है। तो बेका जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर तलवार को अपनी एनर्जी के साथ उड़ाना सीख लिया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी तो उसने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है कि वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर उसके अंदर इम्ब्यूट करके अपनी तलवार को हवा में उड़ा रहा होता है। तो लेकिन वो उसके साथ काफी सारे करतब कार आता है, जो देखने के बाद मास्टर शिम का मुंह खुले का खुला रह जाता है। मास्टर शिम कहते हैं कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर इसको परफॉर्म करने में लगा देते हैं कि तलवार को थोड़ा सा हिला लिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी जिंदगी कनेक्शन नहीं बना पाया और इस लड़के ने यहाँ पर थोड़ी देर में तलवार के साथ करतब करने भी शुरू कर दिए हैं। हमारा यंग मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है। तो हमारा जियोन जोखा जो होता है वहां पर अपनी तलवार को काफी आसानी के साथ कंट्रोल करना सीख लेता है, लेकिन अभी
यहाँ पर उसको ठीक तरह से उसका बैलेंस नहीं बना पा रहा। जोका मास्टर शिम से कहता है कि मास्टर शिम ये काफी ज्यादा आसान था, लेकिन बस जहाँ पर तलवार के ऊपर थोड़ा सी और ग्रिप आ जाए, यानी कि तलवार को ठीक तरह से कंट्रोल करना सीख लूं, कैसे निशाने के ऊपर कैसे यहाँ पर बेचना और कैसे अटैक करना है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मास्टर शिम मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया। मास्टर शिम उसे कहते हैं क्या मतलब है कुछ ना कुछ मिसिंग है? तो माजोका कहता है मास्टर जिस तरह से आपने कहा था कि तलवार को एनर्जी के साथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ये तो बच्चों के खेलने की चीज है जहाँ पर तो बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लें। और आपने कहा था कि ये एक बहुत ही महान टेक्निक है, ये एक महान टेक्निक कैसे हो सकती है? तो माजोका फिर से वहां पर बड़ी आसानी से अपनी तलवार को कंट्रोल कर पा रहा था। तो मास्टर शिम कहता है कि बेवकूफ बच्चे, ये तुम्हारे लिए आसान है, जबकि मास्टर्स जो होते हैं अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं इसको कंट्रोल करने में। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जो नामगोंग क्लैन होता है वो एस्कोर्ट टीम का हिस्सा बनकर सांगजू ग्रुप को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में रेड विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग आते हैं और वो लोग उनके सामने घुटने टेक देते हैं जैसे वो लोग नामगोंग क्लैन के जियोन को देखते हैं, क्योंकि नामगोंग क्लैन का जियोन जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, वो भी यहाँ पर जेंटलमैन स्वॉर्ड के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। उसके पास उसका टाइटल है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग बिना टोल फीस लिए उन्हें वहां से जाने देते हैं। तो सांगजू ग्रुप का लीडर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि हमें बिना फीस दिए उनकी टेरिटरी से गुजरने का मौका मिल गया, उन लोगों ने हमें कुछ कहा भी नहीं है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जहाँ पर बैंडिट्स इतने भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो नामगोंग जियोन के जितने स्ट्रॉन्गर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नामगोंग जियोन जेंटलमैन स्वॉर्डमैन खुद यहाँ पर हमारे साथ आया है, लगता है कि इस बार 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग भी हमें ऐसे ही जाने देंगे। मैंने सुना है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग जो है वो ज्यादा जेंटल हैं बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के मुकाबले में। हाँ वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन वो लोग बड़ी तमीज से बात करते हैं। तो वो कहता है तो वहीं पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा तमीज के साथ बात करते हैं। हमारा सीनियर ब्रदर जो था वहां पर सोच रहा होता है कि 5P के 10 हीरोज के बारे में कहा जाता है कि 5P के 10 हीरोज ने यहाँ पर वारियोंग मैनर के ऊपर वो बैन लगाया है कि वो लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, मर्चेंट गिल्ड्स के साथ एस्कोर्ट टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मैं वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ उस एक लड़के को जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बैंडेड तलवारों के साथ काफी ज्यादा अच्छा है, और मैंने सुना है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि आखिर वो लड़का कैसा है। जैसे ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक तलवार जो होती है उड़ती हुई उनके पास से गुजरती है और उनका घोड़ा जो होता है वो बिदक जाता है। तो चियोन कहता है ये क्या हो रहा है, और इसी के साथ ही उनका कैप्टन जो होता है वो बेचारा घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो ब्रदर चियोन भी नीचे उतरता है, वहां पर उनको संभालता कहता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो वो लोग कहते हैं जी जी हम लोग ठीक हैं, बस यहाँ पर ऊपर घोड़े से नीचे गिर गए हैं। तो ब्रदर चियोन कहता है लेकिन ये अचानक से हुआ क्या? तो जो उनके साथ जो मर्चेंट कैप्टन होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक तलवार दिखाई दी, जैसे कि कोई तलवार हमारे पास से उड़कर गई हो। तो इसी के साथ ही हमारा जोखा दूर से चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग प्लीज जल्दी से पीछे हट जाओ, मेरी तलवार को मैं अपनी की से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पर अपनी तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, इसलिए प्लीज जल्दी से पीछे हट जाओ। तो इसी के साथ ब्रदर चियोन कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, सभी लोग पीछे हट जाओ। और वो तलवार बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई ब्रदर चियोन की तरफ आगे बढ़ती है। तो ब्रदर चियोन जो होता है उस तलवार को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो उस तलवार के ऊपर लिखा होता है वारियोंग मैनर। तो वो कहता है ये क्या, इस तलवार के ऊपर वारियोंग मैनर का नाम क्यों लिखा हुआ है? और यहीं पर से वो तलवार को डिफ्लेक्ट करता है, तो वो तलवार जो होती है पीछे की तरफ गिरती है, तो उसके अंदर से एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाती है। माज जोका जंप करते हुए नीचे उतरता है और कहता है कि तलवार तुम कहां पर जा रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ ही माज जोका जो होता है उस तलवार को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो कम रह जाती है। जब उस तलवार को कंट्रोल कर लेता है तो बाकी के सभी लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लड़का इस तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल कर रहा था। तो जोका जो होता है उस तलवार को वापस अपनी म्यान में रख लेता है, उनके सामने वहां पर नीचे उतरता है और उनसे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तलवार मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन उसे कहता है क्या तुम लोग 5 पीक्स के 10 हीरोज हो? ब्रदर चियोन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि एनवाई चीफ तुम पीछे रहो, मुझे यहाँ पर इनसे बात करने दो, मैं खुद यहाँ पर इनसे डील करता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे कहा गया था कि एक बैंडेड है जो कि तलवारों के साथ अच्छा है, और ये लड़का जिस तरह से यहाँ पर अपनी तलवार को एनर्जी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि मुझे फाइनली वो लड़का मिल गया है, यही लड़का है जो तलवारों के साथ ज्यादा अच्छा है। तो उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं नामगोंग क्लैन का सक्सेसर हूँ, मेरा नाम नामगोंग चियोन है। जबकि दूसरी तरफ से नंबर 4 कहता है क्या नामगोंग क्लैन नंबर 5 कहता है इसका मतलब यह है कि ये स्वॉर्ड किंग का ही बेटा है। तो शिम उन लोगों से कहता है कि नामगोंग क्लैन इस वक्त हमारी म्यूरम की बहुत ही रिनाउंड फैमिली है, यानी कि नामगोंग क्लैन एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, और इनके जो पैट्रियार्च है वो स्वॉर्ड किंग है और जो उसका बेटा है। तो हमारा बेका जो होता है, हमारा जोका जो होता है, जैसे वहां पर नामगोंग क्लैन का नाम सुनता है, इसी के साथ से वहां पर योन याद आ जाती है।
क्योंकि बचपन में उसे एक ही तो अच्छी मेमोरी मिली थी, वो जियोन के साथ, जब जियोन ने इसे अपने गले से लगा लिया था। तो माँ जोखा जो होता है वहां पर ना चाहते हुए उसके मुंह के अंदर से जियोन निकल जाता है। तो इसी के साथ ही ब्रदर जियोन उसे कहता है कि मेरी यहाँ पर आने की एक बहुत ही खास वजह है, मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आने के बाद उस बैंडिट को चैलेंज करना चाहता हूँ जो तलवारों के साथ अच्छा है। तो प्लीज क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे, और क्या तुम यहाँ पर फाइट करके मेरे सामने साबित करोगे क्या तुम वाकई में तलवारों के साथ अच्छे हो या नहीं। तो माँ जोका जो होता है वो नीचे उतर आता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करके मुझसे लेसन लेना चाहते हो। तो हमारा चियोन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्ही से फाइट करना चाहता हूँ। जबकि मास्टर शिम कहता है कि नैमगोंग क्लैन के लोग तो वाकई में बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए नैमगोंग क्लैन और वारियोंग मैनर के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि दोनों के आपस में रिलेशनशिप है, इसी वजह से लगता है कि ये लोग हमसे बदला लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ से वो लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर तुम फाइट करना चाहते हो। तो सीनियर ब्रदर से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस लड़के के स्किल्स क्या है। और सीनियर ब्रदर जो होता है वो जोका से कहता है कि अब जबकि तुमने हमारे पर पहले अटैक किया था तो ये रीजनेबल है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्पार मैच के लिए रिक्वेस्ट करूं, और जबकि तुम यहाँ पर मुझे जवाब नहीं दे रहे तो फिर मैं तुम्हारी खामोशी को कहाँ ही समझूंगा। और साथ ही वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ थ्रो करने के लिए आगे बढ़ता है, जंप करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। तो जोका कहता है कि मैं क्या वाकई में यहाँ पर सीनियर ब्रदर के साथ फाइट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर के साथ फाइट नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 106 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब यहाँ पर सीनियर ब्रदर को इसके बारे में पता चलेगा कि ये वही छोटा लड़का है तो वो क्या रिएक्शन देने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर जियोन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लड़के मुझे तुमसे फाइट करनी है, और साथ ही वो खुद जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि माँ जोका सोच रहा होता है कि नैमगोंग क्लैन की फैमिली की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है, मेरे फादर की टेक्निक की तरह ही वो टेक्निक भी दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके अटैक्स को डॉज ही तो नहीं कर सकता, अगर मैं सिर्फ डॉज करता रहा तो फिर तो यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसी के साथ ही माँ जोका अपनी 9 ह्यूमन आर्ट्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों वहां पर अपनी तलवारों को टकराते हैं, जबकि वहां पर सीनियर ब्रदर जियोन जो होता है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है अभी इस लड़के ने यहाँ पर 9 ह्यूमन आर्ट्स को कैसे यूज किया, क्योंकि 9 ह्यूमन आर्ट्स वो तो वारियोंग मैनर की टेक्निक्स हैं, और इस लड़के का वारियोंग मैनर से क्या ताल्लुक हो सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या वाकई में इस लड़के का वारियोंग मैनर के साथ कोई रिलेशनशिप है। तो हमारा जोखा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप उनके साथ कुछ हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरा नाम जियोन जियोका है, शायद तुम्हें यहाँ पर इस बात से कुछ याद आ जाए, वारियोंग मैनर के साथ मेरा कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये बात सुनने के बाद जियोन कहता है क्या जियोन जियोका तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुम जियोन जियोका हो। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ जियोन जो होता है वहीं पर रुक जाता है, उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अंकल जियोन के सबसे छोटे बेटे हो। हमारा जोका उसे कहता है कि हाँ पहले फाइट के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद एक्साइटेड हो लेना। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हम लोग पहली बार अंकल जियोन के घर गए थे। उस वक्त हमने वहाँ पर देखा था एक छोटा बच्चा जियोन जियोका जो कि रो रहा था, और उस वक्त मेरी बहन जियोन ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसका हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था, लेकिन वो स्माइल कर रही थी। तो वो उसे कहता है कि वाकई में तुम वही छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम एक बैंडिट कैसे बन गए। तो माँ जोका उसे कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं बस यहाँ पर आकर एक बैंडिट बन गया, तुम्हें बाद में बताऊंगा, हम लोग बैठकर बात करेंगे, लेकिन क्या पहले हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म कर ले। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी फाइट को जरूर खत्म करना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर कितने इंप्रूव हुए, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कैसे ज्यादा बेहतर हुई हैं, क्या तुम मुंह बैग से बेहतर हो या नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर की टेक्निक्स को किसने सही से इनहेरिट किया है। इसलिए प्लीज यहाँ पर कुछ भी होल्ड बैक मत करना, मुझे यहाँ पर फाइट करने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक्स कैसी हैं। तुम्हारा जोका उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन साथ ही हमारा चियोन उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करते वक्त पूरी फुल स्ट्रेंथ को लगा पाओगे, जबकि मैं यहाँ पर जियोन का ब्रदर हूँ, क्योंकि आज भी जियोन हाई तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। जोका उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुमने क्या कहा कि जियोन मुझे मिस करती है, क्या वो मुझे याद करती है। तो उसे कहता है कि हाँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती है और आज भी वो बैठ कर तुम्हारा वेट कर रही है। जबकि फिर साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ऐसे लगा जैसे कि ये लोग आपस में दोस्त निकल आए हैं और दोनों यहाँ पर फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं। फिर साथ ही साइड के ऊपर जो मर्चेंट लीडर होता है वो कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर उनके साथ निगोशिएट करके फीस के बारे में बात नहीं कर सकते कि उनको फीस देकर यहाँ पर से चले जाएं। जबकि उसके साथी उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन्हें फीस देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों
शायद एक दूसरे को जानते हैं। इसी के साथ ही हमारा जोका कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को यूज करें या फिर अपने स्किल्स को यूज करें जिससे हम लोग एक दूसरे को जख्मी कर सकते हैं। दोनों ही वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी चलती है, लेकिन हमारा जो च्योन होता है वो देखना चाहता है कि वो यहाँ पर कितना ज्यादा बेहतर हुआ है। नामगोंग च्योन जिसे मार्शल आर्ट्स फैनेटिक भी कहा जाता है, वो जब भी कभी यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्गर मार्शल मास्टर को देखता है तो वो उसके साथ फाइट करना जरूर चाहता है। वो अपनी बाउंडलेस इवन टेक्निक को यूज करते हुए जोका के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा जोका पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जोका कहता है कि जितना मैंने इसके बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्राइक को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जोका जो होता है वो भी जंप करते हुए अपनी स्वर्ड को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। और जोका जब वहां पर अपनी तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तलवार की टेक्निक तो बहुत सा खतरनाक लग रही है। सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उसकी टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो तलवार उसके कंधे के साथ हिट होती है और उसका कंधा जख्मी हो जाता है। सीनियर ब्रदर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जोका भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ से उसके साथी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहता है कि च्योन क्या तुम ठीक हो, क्या हम सभी को यहाँ पर बैटल के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से बैंडिट्स होते हैं वो भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पर अटैक करने नहीं देंगे। तो सीनियर ब्रदर च्योन और सभी लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, सभी लोग अपनी तलवारें वापस रखो, ये एक फ्रेंडली स्पार था, मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर फाइटिंग मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी तलवारें उसके खिलाफ उठाओगे। मैं जोका क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तुम मेरे छोटे भाई हो ना। तुम्हारा जोका जो होता है वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर हर्ट किया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे तो फाइट में एक दूसरे को जख्मी करना ये तो आम सी बात है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो चलकर बैठकर कहीं पर बात करते हैं, मुझे अभी तुम्हें च्योन के बारे में बहुत सारी बातें बतानी है कि पिछले कितने सालों से वो तुम्हारा वेट कर रही है। मैं जहाँ पर इतने सालों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी ढेरों सारी बातें करनी है कि तुम एक बैंडिट कैसे बन गए हो। तो उसके बाद उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सीनियर ब्रदर, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें जाकर सारी की सारी बात बताता हूँ। और इस वक्त हमारे जोका को फाइनली एक और ब्रदर मिल गया और वो दोनों वहां पर बात करने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ ही कहता है कि हमारा जो च्योन होता है वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो सभी लोग भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया है। तो जोका चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ, हमें इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। जबकि वहां पर बाकी के मर्चेंट गिल्ड के लोग सोच रहे होता है कि ये अचानक से हुआ क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये लोग यहाँ पर एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तो अब यहाँ पर जोका जो होता है वो सीनियर ब्रदर को उठाकर अपने साथ अपने बेस के अंदर ले आता है, जबकि दूसरी तरफ से जो उनके मर्चेंट गिल्ड के लोग होते हैं उन सभी को वहां पर से भेज दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी ग्रीन फॉरेस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आगे उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से उन्हें वहां पर से भेज दिया जाता है, साथ ही उनकी आर्मी की स्क्वाड भी जाती है। जबकि हमारा सीनियर ब्रदर च्योन जो होता है वो कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक जाता है उनके स्पाई पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही, वहां पर जोका से बातें करने के लिए। वो दोनों वहां पर रुकते हैं और ढेरों सारी बातें करते हैं और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है उसे सारी बात बताता है कि ये सब कुछ हुआ था। तो च्योन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ये बता रहे हो कि आंटी बेक ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। हाँ मुझे पता था कि आंटी बेक काफी ज्यादा गुस्से वाली हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ ये सब कुछ करेंगी। तुम्हारा जोका कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, अब ये पास्ट की बातें हैं। फिर साथ ही मास्टर च्योन उसे कहते हैं लेकिन जो बुढ़ा आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ चिपका हुआ है, जब से हम लोग आए तब से ये तुम्हारे पास ही है। तो मास्टर शिम जो होते हैं उसे कहते हैं कि मेरा नाम यांग शिम है, बल्कि ये समझ लो कि मेरा नाम शिम टोंग है और मैं यंग मास्टर का एक बहुत ही खास बंदा हूँ। मैंने वादा किया कि मैं सारी जिंदगी यंग मास्टर के साथ ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके साथ चिपक कर क्यों ना रहना पड़े। मां जोका भी उसे कहता है कि हाँ इसको इग्नोर करो, ये बस एक बुढ़ा आदमी है जो मेरे पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक लीच की तरह मुझे चिपका हुआ है, तुम्हें जो बात करनी है इसके सामने कर ही सकते हो। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ से तुम्हारी सारी कहानी सुनी और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि जियोन जो थी आज से 10 साल पहले जब तुम वहां से गायब हो गए थे, उस वक्त जियोन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, वो आंटी बेक के ऊपर गुस्सा हो गई थी और साथ ही अचानक से उसने वारियोंग मैनर के साथ सारे के सारे रिलेशन भी तोड़ दिए थे। हालांकि वहां पर उनके हमारे और वारियोंग मैनर के बीच में रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन हमारी जियोन ने कहा कि मैं वारियोंग मैनर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना। मुझे लगता है कि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारा जोका कहता है कि वाकई में उसने ऐसा बिहेव किया था, तो उसे कहती है कि हाँ उसने ऐसा ही बिहेव किया था। जोका कहता है लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा क्यों करेगी, और साथ ही वो शर्मा भी रहा था। तो उसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता है कि वो बहुत ही कम बोलती है, लेकिन जो भी करती है वो अपनी मर्जी से करती है। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें पहले बहुत ज्यादा बुली किया जाता रहा, लेकिन अब देखो जरा तुम जहाँ पर अपने वारियोंग मैनर के अंकल जियोन के सबसे बेस्ट सक्सेसर बनकर सामने आए हो, और तुम्हारे पास तो उनकी मार्शल आर्ट्स भी हैं, तुम्हारे पास उनके सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि अब तुम उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारा जोका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं उनका सक्सेसर हूं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें और क्या लगता है, उनका बड़ा बेटा मूव बैक, उसके पास यहाँ पर टेक्निक्स तो है लेकिन उसके पास उनकी कंप्लीट आर्ट्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके बेटों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही गद्दी के ऊपर बैठने के लायक होगा, वही वारियोंग मैनर का नया चीफ बनेगा। तुम्हारा जोका तो
यहाँ पर चीफ बनना नहीं चाहता, ना ही अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर बनना चाहता है। लेकिन वो आगे से अब क्या करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिस्टर चियोन भी बीच में आ चुकी है और सिस्टर चियोन को पता चल जाएगा कि जोखा जिंदा है। तो नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर चियोन जो होता है वो हमारे जियोन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली का सक्सेसर बनना चाहिए, क्योंकि मूव बैक के बाद अब तुम्ही तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हमेशा सक्सेसर वही बनता है जो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और साथ ही वो उससे पूछता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम इतने स्ट्रॉन्गर बन कैसे गए, तुम्हें ये फैमिली की आर्ट्स मिली कहाँ से और तुम कैसे इतने स्ट्रॉन्गर बने हो। तो हमारा जोका जैसे उसे बताने लगता है तो मास्टर शिमू से रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं बताते। इसी के साथ ही हमारा जोका उसे कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी था जब मेरी आंटी ने वहां पर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था, वहां पर से मुझे फैमिली की एक सीक्रेट मार्शल आर्ट्स की बुक मिली थी और उसी से मैंने 9 ह्यूमन आर्ट्स को मास्टर किया था। तुम्हारा जोका हंसते हुए उसे ये वाला जवाब देता है तो जो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल एक मास्टर के बिना ही तुमने जहां पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, यानी एक मास्टर के बिना तुम ये सब कुछ कैसे कर पाए, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। मुझे लगता है कि तुम तो वाकई में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। तो जोका उसे कहता है कि हाँ मैं अपने बारे में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और इसी के साथ चियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो और तुम्हें अपने टैलेंट्स को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट्स को किसी ने बहुत ही अर्सा पहले पहचान लिया था। मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कितना अर्सा यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर बैंडेड बनकर रहने वाले हो, या फिर तुम वापस वारियोंग मैनर में जाकर अपनी सक्सेसर की पोजीशन को हासिल करोगे, या फिर म्यूरियम में अपना नाम करने वाले हो। तो माँ जोका उसे कहता है कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता और साथ ही उसे कहता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं। तो चियोन उसे कहता है कि हाँ यही बात तो है कि फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं, जैसे कि डिमोनिक कल्ट के लोग जो है वो एक करके जितने भी राइट के सेक्टर्स हैं सभी को निशाना बना रहे हैं। जैसे कि उन लोगों ने हमारे नैमगोंग क्लैन के ऊपर अटैक किया, मेरे फादर इस वक्त मिसिंग है, मेरी मदर का भी कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लोग मर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी है तुम्हें हमारे साथ मिलकर तो काम करना चाहिए। इस वक्त जितने भी राइटियस सेक्टर्स हैं उनके जितने भी हीरोज हैं वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ताकि डिमोनिक कल्ट के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके। डिमोनिक कल्ट एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है जिसके खिलाफ हम सभी को मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत ही जल्दी अगर यहाँ पर राइटियस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वो बैंडेट्स के ऊपर भी आकर अटैक करेंगे। डिमोनिक कल्ट के लोग बैंडेट्स को भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी यहाँ पर हमारा साथ देना चाहिए, इस बारे में सोचना। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जब हमारा ब्रदर चियोन रिकवर हो जाता है, उसकी सेहत ठीक हो जाती है, तो वहां पर से उन्हें बाय बोलकर चल पड़ता है और साथ ही जाते वक्त उसे कहकर जाता है कि जोखा प्लीज जल्दी से लोयांग में हमसे मिलने के लिए आना, क्योंकि वहां पर कोई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है, जबकि यहाँ पर हमारे जोखा के दिल के अंदर एक ऐसी बात डालकर चला गया है कि तुम्हें भी 5 पीक बैंडेट्स को छोड़कर जाना होगा, तुम्हें इस दुनिया में निकलना होगा, म्यूरियम में निकलना होगा। लेकिन असल में यहाँ पर हमारा जोका खुद भी सबके बारे में सोच रहा था कि वो भी बैंडेट की जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी स्टार्ट करे। तो ब्रदर चियोन को क्या पता था कि उसकी ये बातें जो वो यहाँ पर करके चला गया है उनकी वजह से हमारा जोखा जो है वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाएगा। तुम्हारा जोखा का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता, हालांकि बैंडेट्स वहां पर अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जोखा उन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता। कुछ ही दिनों के बाद का सीन दिखाता है कि जोखा बस वहां पर उदास होकर लेटा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तो मास्टर शिम उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर बस लेटे लेटे मेडिटेट कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं बस मेडिटेट कर रहा हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करनी तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को ही मास्टर कर लो, क्यों अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बेहतर कर लो। तो हमारा जोका उसे कहता है कि नहीं वो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, जब मैं तलवार को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर हो सकता है मैं किसी और को नुकसान पहुंचा दूं, यानी किसी के लिए भी यहाँ पर खतरनाक टेक्निक है। तो मास्टर शिम कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर अपने आप को इस जगह के ऊपर क्यों आइसोलेट करके लेटे हुए हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर लेटने से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्यों ना हम लोग म्यूरियम में निकल चले, हम दोनों निकल चलते हैं एक जर्नी के ऊपर जहाँ पर हम लोग बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे। तो जोका उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। फिर साथ ही में जोका उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर चुंजी के पास मेरे सवालों के जवाब होंगे। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग पहले यहाँ पर से जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, उसके बाद हम लोग लोयांग में भी जाएंगे जहाँ पर एक यंग मिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि वो यंग मिस तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रही है, तुम्हें से मिलने के लिए तो जाना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग से चुंजी से भी जाकर मिल सकते हैं, जो भी यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है सबसे मिल सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। तुम्हारा जोका उसकी बात सुनने के बाद उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा वेट कर रही होगी, क्या तुम्हें लगता है कितने सालों के बाद उसे मैं याद भी होऊंगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिले थे और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मुझे याद रखती होगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम लोग जाएं
तो फिर ठीक है मास्टर शिम, मैं तुम्हारी बात मानकर चलने को तैयार हूँ। वैसे मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सारा दिन यहाँ पर लेटा रहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं हाँ हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है मेरी मान लो। और हम लोग यहाँ पर से एक सफर के ऊपर निकल पड़ते हैं। हम दोनों फाइव पीक माउंटेन को छोड़कर हम लोग म्यूरियम की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। तो मैं जोका सोच रहा था कि इस माउंटेन को छोड़कर मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इस माउंटेन को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं माउंटेन को छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे कुछ नया पता चलेगा। यहाँ के लोग पहले से काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा खुश हैं, सभी लोगों के पास अब अपना घर है और मेरे पास भी अपना घर है। यानी कि अगर मैं इस दुनिया में जाकर कहीं पर खो भी जाता हूँ तो मैं वापस अपने घर आ सकता हूँ, मैं फाइव पीक माउंटेन के ऊपर आ सकता हूँ। और साथ ही मैं जोका वहां पर योन को याद करता और कहता है कि मैं इतने सालों से उस लड़की को दोबारा से मिलना चाहता हूँ, इतने सालों के बाद मैं जाकर उस लड़की योन से मिलना चाहता हूँ। क्या आज भी वो मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करेगी जैसा उसने बचपन में किया था, जब सभी लोग मुझसे तंग थे, जब सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली करते थे। तो वहां योन से कहता है कि चलो फिर मास्टर शिम चलो चलते हैं, अब यहाँ पर तुमने क्या ही दिया है तो फिर ठीक है तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो मास्टर शिम कहता है कि ये हुई ना बात, चलो फिर मैं अभी जाकर अपना सामान पैक करता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं। तो ऐसे ही हमारा योन जोका जो होता है वो भी फाइव पीक माउंटेन को छोड़ देता है। मास्टर शिम और योन दोनों वहां पर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा योन कहता है कि मास्टर शिम कुछ भूले तो नहीं हो? तो वो कहता है नहीं मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, चलो म्यूजियम में निकलते हैं और जाकर दुनिया को बताते हैं कि हम लोग कौन है। और इसी के साथ ही वो दोनों चल पड़ते हैं और जाते वक्त अपने लोगों को बाय बोलकर जाते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो कल के यानी उनके जो फाइव पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग होते हैं वो यहाँ पर जोखा के जाने के बाद और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर बाकी के 10 हीरोज जा चुके हैं। तो वो सभी लोग उनसे कहते हैं कि प्लीज अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस आ जाना। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि जोखा हमें तो लगा था कि तुम सारी जिंदगी यहीं पर रुकने वाले हो और ऊपर से ओल्ड मैन शिम तुम भी यहाँ पर इसके साथ जा रहे हो। हालांकि हम लोग मास्टर शिम को इतना मिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे एक बुढ़े ओल्डर मास्टर यहाँ पर से जा रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की तरह थे। तो मास्टर शिम कहते हैं कि बस भी करो, तुम लोग यहाँ पर हमें रोकोगे नहीं, अगर इस तरह की बातें करोगे तो हम लोग इमोशनल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि बताओ कि यंग मास्टर कहाँ पर जाना चाहते हो? तो मास्टर योन उसे कहता है कि सबसे पहले हम लोग वुडेंग सेक्टर में जाएंगे मास्टर से चुंजी के पास। मास्टर से चुंजी के पास जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोजैंग की तरफ, जहां पर मैं जाकर उससे मिलूंगा। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ लोजैंग का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी योन बैठी चाय पी रही होती है। जबकि उसी वक्त वहां पर कुछ ठरकी ठरकुल्ले निकल कर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वही खूबसूरत लड़की यहाँ पर अकेली बैठी क्या एंजॉय कर रही हो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बहुत ही कमाल का सीन दिखाते हैं। दोनों वहां पर पीकर टल्ली हो चुके होते हैं, बुड्ढे वहां पर आकर उसे तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम्हारी योन अपनी तलवार उठाती है और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़की तुम यहाँ पर अपनी तलवार उठाकर हमें क्या बताना चाहती हो कि तुम्हारे पास तलवार है तो इसका मतलब शायद तुम हमें डरा लोगी। तो इसी के साथ ही हमारी योन उनके ऊपर स्ट्राइक लगाती है और कहते हैं कि दफा हो जाओ, शुक्र करो कि तुम्हारी जान नहीं ली। तो उन ठरकुल्लू के वहां से भाग जाने के बाद इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक और बंदा निकल कर आता है और उसे आकर रिस्पेक्ट देता और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से आपको एक मैसेज देने के लिए आए हैं, अलायंस लीडर आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तो उसे कहते हैं क्या ये डिमोनिक कल्ट के रिलेटेड है? तो वो कहते हैं जी सर, जी मैडम, ये डिमोनिक कल्ट के ही रिलेटेड है, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? तो हमारे जॉन उसे कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के रिलेटेड मुझे अलायंस लीडर मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो चलो फिर ठीक है, चलते हैं तुम्हारे अलायंस लीडर को मिलने के लिए। तो एक तरफ यहाँ पर हमारा जोखा जो है फाइव पीक माउंटेन को छोड़कर नीचे उतर चुका है मास्टर शिम और वो दोनों वहां पर अपना सामान पैक करके से चुंजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं वुडेंग माउंटेन की तरफ। जबकि सेम टाइम के ऊपर वारियोंग मैनर के ऊपर एक खुशी का माहौल होता है जहां पर मुबैक की शादी हो रही होती है, लेकिन उनको क्या पता कि शादी के साथ साथ उनकी बर्बादी भी होने वाली है। तो मुबैक बेचारा काफी ज्यादा खुश होता है, उसकी वाइफ उसके साथ होती है, दोनों वहां पर अपनी सेरेमनी मना रहे होते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा जो होता है जो कि उनकी शादी करवा रहा होता है, सभी लोग उसे कहता है कि आज से यहाँ पर तुम दोनों पति पत्नी हो। यांग फैमिली की यंग मिस और दूसरी तरफ से मुबैक जो कि वारियोंग मैनर का यंग मास्टर है, दोनों की आपस में शादी करवा दी गई है और दोनों मैनर्स आज के बाद से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि जहां पर फाइनली वारियोंग मैनर जो है उनके ऊपर जो बैन लगा था और साथ उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी का सारा मसला यहाँ पर यांग फैमिली की यंग मिस के साथ शादी करने के बाद हल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर यांग फैमिली के लोग उनको सपोर्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी उनके ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट का बैन भी हट जाएगा और उसके बाद
वारयोंग मैनर की अब तो तरक्की ही तरक्की है। वारयोंग मैनर अब काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। मदर भी वहां पर बैठी होती है मूडो के साथ, वो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके बेटे ने फाइनली शादी कर ली। तो वो अपनी बेटी अपनी बहू जीवा से कहती है कि जीवा, उम्मीद करते हो कि तुम वारयोंग मैनर के लिए आगे जाने के बाद बहुत कुछ करने वाली हो। यहाँ पर बहू बनने का मतलब यही है कि तुम्हें हमारे वारयोंग मैनर के लिए काफी सारे योगदान देने पड़ेंगे और बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे। तो वो उसे कहती है कि जी आंटी, मैं यहाँ पर सब कुछ करूंगी, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इसी के साथ मूबैक भी काफी ज्यादा खुश होता है उसकी नई नवेली दुल्हन को देखकर। जबकि मां स्योनबेक जो होता है वो वहां पर कड़ा कड़ा दांत निकाल रहा होता है और कहता है कि देखो तो मेरे भाई को देखो तो जरा, अपनी बीवी की तरफ देखकर वो कितना ज्यादा खुश हो रहा है। मैं तुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी भाभी इतनी ज्यादा प्यारी है। अब जल्दी से मुझे भी एक प्यारी सी लड़की मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूंगा। जबकि मदर जो होती है यहीं पर चलाकर सियोलजू से कहती है कि बेवकूफ लड़की, अब तुम भी यहाँ पर अपनी भाभी से कुछ सीखो, इसकी तरह तुम्हें भी यहाँ पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा हैंडसम सा लड़का देकर उसे शादी करनी है। तुम कब तक यहाँ पर उन बेकार से लो जाएंगे के 5 हीरोज के साथ घूमती रहोगी? कल से ही अपनी भाभी के पास बैठा करो और कुछ मैनर सीखो। जल्दी से जल्दी तुम्हें शादी करनी होगी ताकि हम लोग अपने वारयोंग मैनर के स्टेटस को और ज्यादा बेहतर बना सकें। तो सियोलजू कहती है हाँ हाँ ठीक है माँ, मुझे समझ आ गई तुम जो भी कह रही हो। जबकि मदर उसे कहती है बेवकूफ लड़की, तुम कब यहाँ पर मेरी बातों को समझोगी? तुम यहाँ पर कभी मेरी बात को ठीक तरह से सुनती नहीं हो। तो इसी के साथ ही वहां पर सियोलजू को दिखाता है कि सियोलजू कहती है कि मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और माँ मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तो स्योनबेक उसे कहता है कि सियोलजू क्या कर रही हो, आज तुम्हारे भाई की शादी है, कम से कम आज तो यहाँ पर मदर से तमीज से बात करो। तो वो उसे कहते हैं शुक्र करो कि आज शादी वाला दिन है, वरना मैं तो कब का यहाँ पर से भागकर चली गई होती। तो इसी के साथ ही सियोनबेक उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो, हम लोग यहाँ पर आज शादी मना रहे हैं, आज शादी का दिन है, बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। 20 साल पहले हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस सब के बाद लूनार फेरी ने जो कुछ हमारे साथ किया था और फादर की बीमारी के बाद से हमारी फैमिली डाउनफॉल में चली गई थी। यानी कि 20 साल पहले डिमोनिकल के साथ फादर की जो फाइट हुई थी उन्होंने उसको हराया था, हमारा नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन फादर बीमार हो गए थे, उसके बाद हमारी फैमिली डाउनग्रेड होना शुरू हो गई और उसके बाद मूबैक बड़ा हुआ, उसने मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया और हमारी फैमिली को फिर से राइज के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हमारी फैमिली फिर से डाउनग्रेड होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ऐसी कोई बेवकूफी मत करना कि हमारी फैमिली जो है अब दोबारा राइज करने वाली और दोबारा से फिर से डाउनग्रेड में चली जाए। मदर हमेशा से यहाँ पर यही चाहती है कि वो फैमिली के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा करे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 20 साल में मदर ने यहाँ पर फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है वो सब कुछ हमारे सामने है। मदर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को राइज करते हुए देखना चाहती हैं। तो सियोलजू से कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आ रही है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोनबेक उसे कहता है कि अब जल्दी से तुम भी कोई लड़का ढूंढो किसी बड़ी सी फैमिली का और उससे शादी कर लो। साथ ही हमारा सियोनबेक जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मैं मदर की जितनी मेहनत है उस सब कुछ यहाँ पर सलाम करता हूँ कि मदर ने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की। और हमारा मूबैक जो है वो हमेशा मदर की बात मानता है, चाहे वो किसी और लड़की से क्यों ना प्यार करता होता, लेकिन मदर ने अगर उसे कहा है कि यंग फैमिली की यंग मिस से शादी करनी है तो उसने कर ली। लेकिन वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ब्रदर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारे लिए एक नया सूरज निकलने वाला है और हम सभी लोग आज के बाद से बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। हमारा जो वारयोंग मैनर है बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। तो मदर इसी के साथ जाम उठाती है और सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम सभी लोग यहाँ पर मूबैक की शादी के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग आज के बाद से हमारी फैमिली जो है वो यंग फैमिली के साथ मिलकर 5 ग्रेड फैमिलीज में शामिल हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी वारयोंग मैनर जो है वो 5 ग्रेड फैमिलीज की तरह ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं कि शादी का जश्न मनाया जा रहा होता है, सभी लोग वहाँ पर डांस वगैरह कर रहे होते हैं। मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा जो है वो काफी ज्यादा खुश है शादी के बाद। मूडो उसे कहता है कि मिस बेक, मुझे लगता है कि आपने जहाँ पर जो कुछ भी किया है आपने अपने हस्बैंड की जगह को पूरा कर दिया, आपने अपने हस्बैंड की जगह के ऊपर जहाँ पर अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाला है। तो मदर उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जबकि साथ ही वो सोच रही होती है कि वो बेवकूफ आदमी वो तो मर गया, वो बीमार पड़ा रहा और उसने यहाँ पर फैमिली को इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया था कि मैंने अकेली ने यहाँ पर इस फैमिली को दोबारा से राइज करवाया है। तो मदर वहां पर अपनी तारीफें करना शुरू कर देती है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ किया। जबकि यहीं पर सियोलजू को दिखाता है कि सियोलजू जो होती है वहां पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकती और अपने ब्रदर सियोनबेक से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जाकर अपने लोजांग के 5 हीरोज के साथ मिलकर कोई नया कारनामा करती हूँ। यहाँ पर मैं और रुककर क्या करूँगी, शादी की सेरेमनी तो खत्म हो चुकी है, अब वैसे भी ब्रदर अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर चला जाएगा और हम सभी लोग उसके कमरे में तो नहीं जाने वाले, उन्हें अपनी नाइट को एंजॉय करने दो जबकि मैं बाहर जा रही हूँ। और साथ ही
वो सोच रही होती है कि क्या वाकई में मॉम ये चाहती है कि मैं किसी लड़के के साथ शादी कर लूं, क्या मैं भी यहाँ पर इस लड़की जीवा की तरह शादी करके बस घर बसाऊंगी, बच्चे उठाऊंगी। मुझे तो मार्शल आर्ट सीखनी है, मुझे इस दुनिया में अपना नाम करना है। मदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लड़की समझती है, लेकिन मेरे अंदर भी तो अपने फादर का ही खून है। मेरे फादर एक ग्रेट मार्शल मास्टर थे, उन्हें मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन कहा जाता था, जिन्होंने लूनार फेरी को हराया था। तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकती हूँ? सिर्फ एक लड़की होने की वजह से मुझे यहाँ पर हमेशा से डाउनग्रेड किया जाता है। मॉम हमेशा मुझे नीची नजर से देखती है, उन्हें लगता है कि मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही स्ट्रॉन्गर बन सकती हूँ। तो यहीं पर जैसे दिखाते हैं कि हमारी सियोलजू जो होती है बाहर की तरफ जा रही होती है, वहीं पर छत के ऊपर दिखाते हैं कि लूनार फेरी बैठी होती है। तो लूनार फेरी उसे देखने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि लड़की तुम कहां पर जा रही हो? इतनी अच्छी शादी की सेरेमनी को छोड़कर तुम कहां पर जा रही हो? तुम्हें नहीं लगता है कि शादी की सेरेमनी में तुम्हें भी होना चाहिए? क्योंकि ये सेरेमनी अभी तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, अभी तो यहाँ पर डांस पार्टी शुरू होने वाली है। और इसी के साथ ही वो नीचे उतरती है और वहां पर आकर हमारी सियोलजू के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो सियोलजू पर अटैक करती है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। तो लूनार फेरी नीचे उतरने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने सारे लोग जमा है और आज यहाँ पर कोई खुशी का दिन मनाया जा रहा है। तुम सभी लोग यहाँ पर शादी मना रहे हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में भूल गई हूँ? तो मदर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे वारियोंग मैनर में आकर ये सब कुछ करने की? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जबकि इसी के साथ ही लूनार फेरी आगे बढ़ती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं आज यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। इतने सालों मैंने इंतजार किया और फाइनली आज यहाँ पर मैं अपना बदला ले सकती हूँ। लूनार फेरी वहीं पर से खड़े होकर अपनी तलवार को घुमाती है और वहां पर अपनी स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करती है और उसकी स्ट्राइक्स के अंदर से अजीब कलर की पर्पल फायर निकलती है, जिसके साथ ही वारियोंग मैनर जलना शुरू हो जाता है। जगह जगह के ऊपर आग लग जाती है। जितने भी गेस्ट होते हैं भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शादी में काफी सारे गेस्ट आए होते हैं। तो लूनार फेरी उनसे कहते हैं कि आज यहाँ पर से कोई भी भाग कर नहीं जा पाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए वो सभी लोग इसी जगह के ऊपर ही मरने वाले हैं। तुम में से कोई यहाँ पर मुझे रोक भी नहीं सकता। तो इसी के साथ ही मां स्योम्बेक जो होता है वो खुद जंप करते हुए आगे बढ़ता है और आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो स्योम्बेक कहता है कि तुम जो भी हो कमीनी कहेंगे, यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैसी मां स्योम्बेक जो होता है उसके ऊपर जाकर अटैक करता है, वो उसे पीछे की तरफ झटका देती है। स्योम्बेक पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर हमारे वारियोंग मैनर के साथ ये क्यों कर रही हो? तो लूनार फेरी उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम सभी लोग मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में भूल गए हो। लगता है कि दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो स्योम्बेक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि हम तुम्हारे बारे में भूल गए, कहीं तुम वो तो नहीं हो? जैसे वहां पर स्योम्बेक को आइडिया होता है कि ये लूनार फेरी है, इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर कट लगा के। तो जैसे वो उसके ऊपर कट लगा के आगे गुजर जाती है तो स्योम्बेक बेचारे का एक बाजू कट जाता है, वो उसका एक बाजू काट देती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 109 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्योम्बेक इसके सामने खड़ा हो पाएगा या फिर इनकी फैमिली पूरी तरह से डिजास्टर में जाने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारी लूनार फेरी जो होती है वारियोंग मैनर के अंदर घुस आती है और वहां पर आने के बाद सियोलजू के ऊपर पहले अटैक करती है, फिर साथ ही वो स्योम्बेक का एक बाजू काट देती है और उसे कहती है लड़के तुम तो अपने बाप के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा सुरखबाल देखती मैं समझ गई थी कि तुम जहां पर उसी स्वर्ड्समैन के ही बेटे हो, मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन के, लेकिन तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार हैं। मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुनी थी लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। तो इसी के साथ ही मदर चिल्लाकर कहती है कि ब्लू ड्रैगन स्क्वाड कहां पर है, वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं है, जल्दी से मेरे बेटे को वहां पर से लेकर आओ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, मेरे बेटे की आज शादी हो रही थी, हमारी फैमिली राइज करने वाली थी, अचानक से एक दुश्मन कहां पर से अपीयर हुआ और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे बेटे का एक बाजू कट गया है। जबकि साइड के ऊपर से हमारी जो सियोलजू होती है उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कमीनी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर ये करने की? क्या तुम भूल गई हो कि 20 साल पहले तुम हमारे फादर के सामने जान की भीख मांग रही थी, तो हमारे फादर ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और आज यहाँ पर तुम हमें मारने के लिए आई हो। तो जैसी वो इतनी बात करती है इसके साथ ही लूनार फेरी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा ये घटिया मुंह देखने के बाद लगता है कि तुम भी यहाँ पर उसी की बेटी हो। तुम्हारे ये रेड बाल और साथ में तुम्हारा ये घटिया सा मुंह जिससे तुम यहाँ पर इतनी गंदी बात कर रही हो, तुम उसी की बेटी हो सकती हो। और इसी के साथ ही अपनी पावर्स के साथ उसे अपने पास उठाकर लाती है और उसको गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है अब जबकि यहाँ पर तुमने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत की है तो फिर कम से कम यहाँ पर मरने की भी हिम्मत रखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाली हूँ। तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारा बाप अगर मरा नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर खुद उसे अपने हाथों से मार डालता।
डालती। शुक्र करो कि तुम्हारा बाप मर गया है और अब तुम सभी लोग भी यहाँ पर उसी के पास ही जाने वाले हो, और तुम्हारी ये घटिया जुबान की वजह से सबसे पहले तुम यहाँ पर मरोगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर अपना मुंह खोला ही क्यों। जैसी वो उसका गलत बात होती है, इसी के साथ हमारा मूव बैक पर्सनली अब आगे बढ़ता है। तो मूव बैक जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वहां पर ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। जब वो लूनार फेरी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो लूनार फेरी जो होती है वो भी इस बात से काफी हैरान होती है। तो वहां मूव बैक उसके पास से अपनी स्योलजू को भी ले लेता है और साथ ही बड़ी तेजी के साथ भागते वहां पर जाकर हमारे क्या नाम था इसका, स्योनबेक को भी उठा लेता है और उन दोनों को लेकर साइड के ऊपर चला जाता है। जबकि लूनार फेरी सोच रही होती है कि बाकी के सभी लोग तो कमजोर है लेकिन ये लड़का थोड़ा सा बेहतर है। लगता है कि यहाँ पर उस स्वर्ड्समैन ने अपने तीनों बच्चों में से कम एक को तो डिसेंट स्किल सिखाए हैं, उसका एक बच्चा तो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो फाइट कर सके। लेकिन चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन ये मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन की तरह स्ट्रॉन्गर बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये अपने बाप के जितना स्ट्रॉन्गर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज जो भी हो जाए, जहाँ पर इनका वारियोंग मैनर पूरी तरह से तबाह होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर अपना बदला लेने वाली हूँ। आज चाहे यहाँ पर वारियोंग मैनर का मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन चाहे यहाँ पर गाड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर वारियोंग मैनर को तबाह करने से रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ ही मूव बैक जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चलाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी वारियोंग मैनर में आकर ये सब कुछ करने की। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे फादर ने जिन आर्ट्स के साथ तुम्हें हराया था, मैं उन्हीं मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए तुम्हें हराने वाला हूं। और साथ ही वो अपनी 9 हीवन ड्रैगन आर्ट्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूनार फेरी जो होती है उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। मूव बैक पीछे हटता है और कहता है कि यार ये औरत यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि देखता हूँ तुम कितनी देर तक यहाँ पर सामने सही तरह से ब्लॉक कर पाती हो, अब यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करके दिखाओ। और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर जाकर एक स्ट्राइक लगाता है। लूनार फेरी उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आई हूँ, लेकिन बच्चे क्या तुम तैयार हो। और उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा यूजफुल हो, लेकिन खैर अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की थी। जबकि हमारे मूव बैक को इस बात का आइडिया होता है कि उसका सामना किसके साथ है। मूव बैक इससे पहले भी यहाँ पर डिमोनिक कर्ल के एक जनरल के साथ फाइट कर चुका है, जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरह से मार खा के वहां से भाग कर आए थे। लेकिन इस वक्त उसका सामना लूनार फेरी के साथ है, जो कि 12 डिमोनिक जनरल्स की जो 12 डिमोनिक जनरल्स में से सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर है, यानी नंबर 1 के ऊपर है, और जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। तो इसी वजह से हमारा जो मूव बैक होता है उसे यहाँ पर इसे सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, और वो अपनी हाई ग्रेड की जितनी भी अल्टीमेट टेक्निक्स होती है उन्हीं को यूज कर रहा होता है, ताकि यहाँ पर इसको एक ही स्ट्राइक में खत्म किया जा सके। तो मूव बैक जो होता है वहां पर अपनी 9 हीवन आर्ट्स को यूज करते हुए उसकी फाइनल फॉर्म के साथ एक स्ट्राइक लगाता है। तो लूनार फेरी उस अटैक को अवॉइड करती है, जिसकी वजह से मां स्योनबेक उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब पता चल रहा है कि तुम जहां पर गलती कर दी, जहां पर आकर अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमारे वारियोंग मैनर की आर्ट्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। जब किसी के साथ में लूनार फेरी उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि जहां पर ये टेक्निक्स खतरनाक है, ये टेक्निक्स तो मेरे सामने बच्चों का खेल है। और इसी के साथ ही लूनार फेरी जो होती है वहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, तो हमारे मूव बैक की जो टेक्निक होती है वहीं पर से डिस्पर्स हो जाती है। मूव बैक को उसी वक्त समझ आ जाती है कि जहां पर इस औरत से जीतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी 7 स्टार की पावर्स को यूज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं है। तो लूनार फेरी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा घटिया हो, अपने बाप के मुकाबले में तुम्हारे स्किल्स तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो तुम यहाँ पर अपनी तलवार उठाने के भी लायक नहीं हो। और बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाती है। तो लूनार फेरी पीछे वाली साइड के ऊपर से जाकर उसके ऊपर अटैक करती है, तो मूव बैक अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने के चक्कर में पीछे की तरफ गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तो मूव बैक के जख्मी होने के बाद इसी के साथ लूनार फेरी फुल ऑन अटैक मोड में होती है और बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा मूव बैक जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो स्योनबुक और स्योलजू दोनों चलाकर उसे कहते हैं ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तो उसका ब्रदर स्योनबुक भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, हम लोग यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे। और साथ ही वो अपने साथियों से कहते हैं कि वारियोंग मैनर के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने पैट्रियार्च को डिफेंड करो, क्योंकि मूव बैक उनका पैट्रियार्च बन चुका है। तो वो सभी लोग उनसे कहता है कि उनको उसको प्रोटेक्ट करना, वरना हम सभी लोग यहाँ पर बच नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पर इसे बचाना ही होगा। सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपनी तलवारें लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपने पैट्रियार्च यानी कि मूव बैक को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो लूनार फेरी कहते हैं कि देखो तो जरा तुम सभी के स्किल्स तो और भी ज्यादा पैथेटिक है, अगर यहाँ पर ये लड़का जिसके स्किल्स तुम सभी से ज्यादा बेहतर है वो मेरे सामने नहीं टिक पाया तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या ही कर लोगे। मैं काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ क्योंकि तुम सभी के स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मुझे ये करने की जरूरत है। और साथ ही वो कह दिया कि मेरी आर्मी जल्दी से नीचे उतरो और सभी लोगों को खत्म कर दो, एक एक करके सभी को मार डालो। और इसी के साथ ही वहां पर उसके सोल्जर्स निकल आते हैं, उसकी डार्क आर्मी के लोग वहां पर निकल आते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि पूरे के पूरे वारियोंग मैनर को जलाकर हाक कर दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, हर एक इंसान को मार डालो जो भी इस मैनर के अंदर जिंदा है। तो वो सभी जो डीमंस होते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतर आते हैं और ब्लू ड्रैगन स्क्वाड के ऊपर अटैक हो जाता है और देखते ही देखते वहां
पर वारियंग मैनर की बिल्डिंग्स को आग लगना शुरू हो जाती है। वो बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल चल रही होती है, जबकि हमारा मूबैक जो होता है वो बुरी हालत में होता है, सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हमारा पूरा का पूरा वारियंग मैनर आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उसकी वाइफ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड, हमें यहाँ से वापस जाना होगा, तुम्हें ऑर्डर देना होगा वापस जाने का, हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों को खो दिया तो वारियंग मैनर के साथ साथ सभी लोग भी मर जाएंगे और वारियंग मैनर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम जिंदा बचेंगे तभी हम अपनी फैमिली में जाकर अपने पेरेंट्स के पास से मदद मांगकर हम लोग इनसे बदला ले पाएंगे। तो मूबैक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, और अपनी मॉम की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मॉम जल्दी से यहाँ पर से निकलो। जबकि मॉम को बहुत बड़ा सदमा लगा होता है कि इतनी मुश्किल से पिछले 20 साल से जिस वारियंग मैनर को उसने पांव पर खड़ा किया था, आज वो वारियंग मैनर किस तरह से जल रहा होता है। तो मूबैक जो होता है वहीं पर उन सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि सभी लोग फाइट करना बंद करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, सभी लोग यहाँ पर से निकलो। और इसी के साथ ही वहां पर सियोलजो और बाकी के लोग जो होते हैं वो कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसे हार कैसे मान सकते हैं। फिर साथ ही फाइनली वो लोग जो होते हैं वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं ताकि वहां से निकलकर जा सकें। तो पूरी फैमिली के जितने लोग वहां पर बच सकते हैं वो बच जाते हैं, यानी कि जॉन फैमिली की जो मेन फैमिली लाइन के लोग होते हैं वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। और इसी के साथ उनका वारियंग मैनर जो है ऐसे देखते ही देखते वहां पर आग की लपटों में झुलस जाता है। जबकि एक सोल्जर वहां पर आता है और कहता है कि मिस लूनार फेरी, कुछ लोग यहाँ से भागकर चले गए हैं, कि हम लोग उनके पीछे जाएं और जाकर उनको भी मार डालें। तो लूनार फेरी कहते हैं कि नहीं, उन सभी लोगों को जिंदा रहने दो, कम से कम वो लोग जाकर दुनिया को बताएंगे तो सही कि लूनार फेरी का नाम अभी तक यहाँ पर बाकी है, क्योंकि दुनिया मेरे नाम के बारे में भूल चुकी है। अभी के लिए मुझे यहाँ पर इस मैनर के अंदर एक और भी जरूरी काम करना है, और वो जरूरी काम क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि लूनार फेरी यहाँ पर आखिरी जो जरूरी काम करने वाली है उसकी वजह से हमारे जोखा को बहुत सा गुस्सा आने वाला है और जोखा इसे ढूंढने के लिए निकलेगा।